Good evening and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program which gives you a complete roundup of all the economic and business news. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का हैं। लेकिन आज रविवार है और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार का दिन हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो जरूर हमसे पूछें। 3 टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए रखे हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार उपस्थित हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं आज का मार्केट मंत्र। फर्स्ट द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Yeah, Harsh, the top stories. 4 IPOs to hit the markets. 6 companies to get listed in stock markets this week. And foreign institutional investors pump in nearly 22,000 crore rupees into Indian equities in the first week of July. कल से शुरू होने वाले सप्ताह में शेयर बाजार में आएंगे 4 नए आईपीओ। 6 नई कंपनियों की भी शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग। और विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने में अब तक 22,000 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार में निवेश किए हैं। रंगा, तो अच्छी खबर यह है कि 4 नए आईपीओ आ रहे हैं। क्या खबर है? Exactly. Now for all the details for our listeners, 4 initial public offerings or IPOs will hit the market, while 6 companies will make their debut on the stock markets next week. The 500 crore rupee IPO of Utkarsh Small Finance Bank will open for subscription from the 12th of July. The remaining 3 IPOs are from SMEs, polymer-based profiles manufacturer Kaka Industries and solar energy solutions provider Solar Technologies. IPOs will be open for bidding on the 10th of July. The last IPO of staffing and outsourcing services provider ServiceCare will open on the 14th of July. Among debutants on the stock exchange, electronics manufacturing services provider Cyient DLM will make its market debut on the 10th of July, while jewelry retailer Senco will get listed on the 14th of July. In the SME segment, there will be 4 listings. Pet moldings machine maker Global Pet Industries will make the market debut on 10th July. Tech companies Synoptics Tech and Tridya Tech will list on the 13th of July, while industrial and institutional storage systems maker Alphalogic Industries will debut a day later. इस पर जरूर आईपीओ पे हम बात करेंगे धीरेन्द्र के साथ, लेकिन फिलहाल चूंकि एक कॉलर जुड़े हुए हैं राकेश नैनीताल से। राकेश, आप अपना सवाल म्यूचुअल फंड पर धीरेन्द्र से पूछ सकते हैं। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ रामनगर नैनीताल से जी। सर, मेरा एक तो सजेशन ये है कि जैसे आकाशवाणी का सजेशन ये है कि जैसे सभी न्यूज चैनल आप बिजनेस न्यूज चैनल चला रहे हैं पूरे 24/7 का जी। आकाशवाणी भी को भी एक ऐसे ही चैनल चलाना चाहिए जो नहीं। ठीक है, आपका सुझाव बढ़िया है सराखों पर। आपके सवाल क्या है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड? Rakesh, लगता है कि राकेश से are you there? I think we've lost contact with Rakesh. Yes. तो धीरेन्द्र, ये 4 आईपीओज पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया क्या है जो कल से शुरू होने वाले वीक में आ रहे हैं? नहीं, आईपीओ में बहुत संभाल के लगाना चाहिए और बाजार जब चलता है तो आईपीओ आते हैं और जब बाजार चल पाता है तो आईपीओ काफी रफ्तार से आते हैं। लेकिन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जब बाजार जोर से चला रहा 1 साल पहले, उसके बाद जो आखिरी दौर में जब बहुत जोर से लोगों को जब कुछ फायदा हो चुका था आईपीओ में, तो उसके बाद कंपनियों में पैसा लगाया गया जिसमें फायदा तो हुआ तुरंत लिस्टिंग पे,
लेकिन उसके तुरंत बाद 2/3 3/4 पैसा आपका उसके बाद गिर भी गया। तो कंपनियों का जब आईपीओ आता है तो आप सोचिए कि आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं और उस कंपनी में उतना दम है या नहीं। कई बार क्या होता है कि इन आईपीओ में एक छोटी शुरुआत के समय अगर बहुत ढेर सारे लोग, जैसे ये कि सेनको आईपीओ जो है जी 405 करोड़ रुपए का है और ये लिस्ट होने के बाद ये 2-2.5 हजार करोड़ की कंपनी होगी। इसमें शुरू में अगर 10,000 का इनफ्लो आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, तो इसका दाम खुलेगा ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी अच्छी है। कंपनी जब आप खरीदते हैं तो आप इस नजरिए से खरीदना चाहिए कि आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, इसके आप बनना चाहेंगे और लंबे समय तक आप बनेंगे और कंपनियों में बदलाव आएगा लंबे कुछ समय में ही। रोज रोज बाजार खुलता है, कंपनियों में रोज कुछ बदलाव आता नहीं है और हमें पता तो चलता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने के रिजल्ट पे, सालाना रिजल्ट पे। तो आईपीओ में सावधानी से लगाएं, कुछ इसमें अच्छे होंगे, अधिकतर आईपीओ में लोगों को नुकसान होगा और ये जान पाना बड़ा मुश्किल है और कम समय के नजरिए से आमतौर पे आपको स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। और हम पीछे भी देख चुके हैं कि कई बड़ी कंपनियों में, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, आपने जब लगाया जिसको बहुत शोर शराबे के साथ लाया गया तो उसमें कई लोगों को नुकसान हुआ और उन लोगों ने ये भी यहाँ पे थोड़े से निराशा में बात भी की थी। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। योगेश, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमें एक्चुअली फ्लेक्सी के फंड लेना था, हमें उससे पराग पर एक शॉर्टेज भी करा था, बट क्योंकि उसका एएम भी बहुत ज्यादा हो गया है और उसका फॉरेन इक्विटी पे भी एक बैन चल रहा है एलोकेशन को लेकर के, तो सर मैंने पराग पर एक टैक्स सेवर का फंड सिलेक्ट किया है। तो ये कैसा फंड रहेगा, इसके बारे में हमसे राय लेनी थी। और इन फंड का ये एलएसएस फंड, ऑल द एलएस फंड है, तो उसको फ्लेक्सी कैप की तरह यूज कर रहे हैं और इनका बेंचमार्क इंडेक्स भी क्या रहता है वो भी हमें जानना है। यस जी हाँ, आप टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल उसको आप एक डोमेस्टिक इक्विटी फंड की तरफ देख सकते हैं। और पराग पारेख का फंड बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जब भी हम इक्विटी फंड की बात करते हैं और हाल फिलहाल उसका प्रदर्शन वहां पर कोई खास मूवमेंट नहीं देखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब फंड है। उसका मतलब केवल ये है कि आप जब भी किसी अच्छे इक्विटी फंड को देखेंगे जिसका कि 10 साल का, पराग पारेख का ही देखें कि इसका जो 10 साल का रिटर्न है वो करीब 19-20% का रिटर्न, और ये जो 19-20% का रिटर्न है ये एक दिन नहीं आया है। ये ऐसा नहीं है कि हर साल आपको ये 20% आपको मुनाफा देता है। ये कुछ साल आपको रिटर्न नहीं आया है, कुछ साल बहुत कम रिटर्न आया है, कुछ साल 25-30% रिटर्न आया है और उसका ये नतीजा है कि आपको ये 20% का सालाना रिटर्न दिख रहा है। तो इसको जिन कारणों से आप पराग पारेख को अप्रिशिएट करते थे वो अभी भी बरकरार है। पिछले दिनों छोटी कंपनियां, इस कंपनियों में काफी बढ़त देखा गया और चूंकि ये विदेशी कंपनियों में पैसा लगाने का जो क्रम था वो कम हो गया, क्योंकि इस फंड में उस समय 30-35% था, लेकिन इसके बड़ा होने के बावजूद भी अभी इस फंड में करीब 18-20% पैसा विदेशी स्टॉक्स है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है। तो मुझे वो अभी भी अट्रैक्टिव लगता है। और पराग पारेख का टैक्स सेविंग फंड, उसमें जो विदेशी स्टॉक हटा दीजिए तो सिमिलर पोर्टफोलियो है और इसी तरह का फ्लेक्सी कैप फंड चूज करना चाहिए। हालांकि लोग इससे थोड़ा भटक जाते हैं और हाल फिलहाल जो अच्छा कर रहा हो उसका पीछा करने लगते हैं, और जैसा आपको दिख रहा है कि अभी स्मॉल कैप, मिड कैप काफी रफ्तार से चल रहे हैं और फ्लेक्सी कैप थोड़े लैगर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये बदलता रहता है। Right. Let's take our next caller. We have Rakesh who rejoins us from Nainital. Good evening, Rakesh. And earlier you spoke about the need for a 24-hour business news channel of All India Radio. That suggestion is welcome, and we would always share it with the authorities. But tell us if you have any specific questions about mutual funds and related issues. जी सर, मेरा क्वेश्चन है। नमस्कार धीरेन्द्र सर। सर मैंने एमएक्स सेंट्रल पर अपनी आईडी क्रिएट करी, मैंने वन टाइम मैंडेट भी कर दिया, एक मैंने लमसम अमाउंट भी कर दिया कि ताकि मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। मेरा पोर्टफोलियो भी आ गया, पर सर मैं उस वेबसाइट से सिप स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सिप स्टार्ट करने का उसमें एक बटन दिया हुआ, उस पर क्लिक करता हूँ
लेकिन वो कहीं फिर मैंडेट के लिए ले आ रहा है बार बार, जबकि वन टाइम मैंडेट कर चुका हूं मैं। सर उसमें फिक्स कैसे स्टार्ट की जाएगी एमएफ सेंट्रल के माध्यम से? अब मुझे ये ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क का एमएफ सेंट्रल का नहीं पता है। मैं जरूर देखूंगा कि अगर आप एक बार मैंडेट दे देते हैं, लेकिन जो मैंडेट है वो तो एसआईपी के क्रम में वो अगर आपका दिया हुआ है तो वो ले लेना चाहिए, नहीं तो उसके जो ट्रांजैक्शन का फ्लो है या यूएक्स का जो फ्लो है उसमें वो पता चलना चाहिए। तो जरा एक आध बार कोशिश कीजिए जरूर, वो अगर इतना कुछ हो जा रहा है और एमएफ सेंट्रल काफी कारगर साबित हुआ है। लेकिन एक आपका पहला सवाल कि एक 24 घंटे का जैसे एक टेलीविजन चैनल होता है उस तरह से एक रेडियो का भी कोई चैनल हो जिसपे कि 24 घंटे समाचार बिजनेस का कवरेज हो। ये बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं और बहुत समय से चल रहे हैं, पर इसका मुझे नहीं लगता है कि इसका क्या जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत बार ये नुकसानदेह होता है। ऐसा अगर ऐसा चैनल हो और अगर आप इसको जानकारी के लिए इस्तेमाल करें तो बेटर है, लेकिन अगर इससे आपको लगता है कि कोई खास खबर मिलेगा, इसकी वजह से आपको खास एडवांटेज मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करना लोगों ने शुरू किया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो इनसाइडर हैं, जब वो देखते हैं, क्योंकि बाजार में पैसा बनाने के लिए, बाजार में सफल होने के लिए आपको बाजार के बॉल बाय बॉल कमेंट्री की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदारी से, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में आपको 5-6 चीज करना होता है और 40-50 चीज नहीं करना होता है। और जब आप 24 घंटे का चैनल अगर आप सुनेंगे या देखेंगे और या देखने के साथ सुनेंगे भी, तो आपको कहा जाएगा कि क्या क्या चीज करना है। और मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ करने की जो होड़ है, बहुत सारी चीजों को करने का जो इंकरेजमेंट है, ये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। आप कमाते हैं, बचाते हैं, एसआईपी कीजिए, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए, और जब पैसे की जरूरत हो तब उसके पहले मेथोडिकली उसको निकालिए, ताकि आखिरी दिन तक बाजार पे निर्भरता नहीं रहे। और बस इतना ही होता है। और उसके पहले आपके पास इमरजेंसी फंड हो, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास ये 5 चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास पैसा है, और आप कमाते हैं, बचाते हैं, और आपके पास एसेंशियल इंश्योरेंस कवरेज है, तो इसके बाद आप इसके अलावा बहुत कुछ जो लोगों को लगता है कि वो आईपीओ खरीद रहे हैं, ये वाला शेयर खरीदने से अभी फायदा हो जाएगा, ये वाला बेच देने से फायदा हो जाएगा, उसमें आमतौर पे लोगों को नुकसान होता है। बल्कि अभी आप जरा देखिए, बहुत सारे लोग जो स्पेकुलेट करते हैं, अचानक ब्रोकर का कनेक्शन गिर गया, वो बेच नहीं पाए, और लाखों निवेशकों का करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 2-3 दिन में हुआ है, जब कभी बीच का ब्रोकर से संपर्क टूट गया था, एक बहुत बड़े ब्रोकर का। और मैं ट्विटर पे आज देख रहा था कि इतने सारे लोग नाराज, दुखी थे कि उन्होंने अपना पैसा गिरते हुए देखा, अपनी पूंजी गायब होते हुए देखा, और वो कुछ कर नहीं पा रहे। राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट सलाह मार्केट मंत्रा के माध्यम से धीरेन्द्र ने दिया है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, उतना ही अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टमेटिक विड्रॉल, लास्ट मोमेंट पे डिपेंड ना होके बाजार पे कि हम अचानक निकाल लेंगे, SWP जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स जो हैं, वो भी बहुत जरूरी है ताकि आप गेन कर सके। एंड दैट्स व्हाट म्यूचुअल फंड्स इज ऑल अबाउट, यू नो, flattening out the sharp risks. Let's move on and let's go across to Kolkata, where we have Atanu joining us on the program, one of our regular callers. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening. I Atanu from Kolkata. Sir, my respective all personalities. Sir, my question is, do you have any particular IPO related mutual fund, including listing IPO? Thank you. Yeah. Yes, there is one IPO. There is one IPO focused mutual fund. I think it is called Edelweiss Primary something. And yes, there is one IPO related mutual fund which invests in IPOs. Sometimes it invests in those companies which came with IPOs in near term, and carefully invest in those IPOs. So yes, there is one by Edelweiss which you should consider. Yeah, but Dhirendra, what is your outlook? You know, such a focused mutual fund, will it kind of give the kind of expected benefit to the investors?
I'm generally not in favor of IPO, because in IPO one has to be equities in general. One has to be little careful because you have to invest in a fund and or in a company and then hold it for a very long period and be able to tide over very substantial ups and downs which you come across. But if at all you have to invest, because here investing in IPO is very inefficient. You have to keep your money handy. You don't, when you put your money, the money gets blocked in your bank account, but it does not really leave your bank account till you get the allotment to secure your money. Then most of the time you don't get a allotment. So maybe this fund could be a better bet as compared to, because and also 5 out of 10 IPOs people lose money. And it is difficult and the place where you actually very likely to get allotment or higher allotment is the one where you lose money, and the place where you don't get allotment, where they make money and where the funds might have some advantage. So my sense is that yes, investing in those could be advantageous, but a lot of people invest in IPOs for fun, and you won't have that fun or the pleasure of applying allotment and getting excited about it or getting disappointed about it and the whole activity around it. You will not have that pleasure. Yeah. Let's go across to Mumbai where we have Rehan joining us on Market Mantra. Good evening, Rehan, and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे मैं SIP कर रहा था, मैं सैलरी बेस था, बट अभी मैं जॉब मैंने छोड़ दिया है, तो क्या चूज करना चाहिए अगर मुझे करना है तो? एक क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रश्न. तो मैं जॉब कर रहा था, तो मैं जो है टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रहा था जो मेरा एसेट का है. तो अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मुझे उसके अभी क्या चूज करना चाहिए? जैसे आपने सजेस्ट किया है कि ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन है. नंबर 2 क्वेश्चन है, जैसे कि मैं ये जो MF सेंट्रल है उसमें मैं भर रहा था कुछ ये डिटेल, तो उसमें KYC की डिटेल में एक फटका में का एक ऑप्शन आता है कि आप नेटवर्थ डालना है, तो उसमें क्या मतलब नेटवर्थ कैसे डालना है? नेटवर्थ मतलब आपका कुल आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितना है, आपके पास जितनी कुछ भी पूंजी है, फाइनेंशियल एसेट, उसको अगर आप जोड़ेंगे और उसका वैल्यू 50 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, जो भी है, उनको अगर आप जोड़ते हैं तो क्या है वो ये बताने के लिए, और उसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, ना कि आपको प्रिसाइजली लिखना होता है कि इतना आपका है. और फैक्टा के लिए तो बेसिक डिक्लेरेशन ये रहता है कि अगर आप किसी विदेशी किसी दूसरे देश के अगर आप टैक्स के नागरिक नहीं है, अगर आप वहां रह करके वहां पे आपकी आमदनी नहीं हुई है और वहां पे अगर आप अपना टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो और कुछ देने की जरूरत नहीं होती है. तो अपना नेटवर्थ, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, अच्छा ये नॉन बाइंडिंग है, ये बहुत बारीकी से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अंदाज से डाल दीजिए. और अगर आपकी आमदनी बंद हो गई है तो आपको देखना चाहिए कि आपको कितना पैसा अभी आप बचा सकते हैं, और अभी जब आपकी नौकरी नहीं है तब आपकी कमाई का साधन क्या है, इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं. और टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है तो और नौकरी नहीं है तो मेरी सलाह होगी कि टैक्स सेविंग में लगाना जरूर बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और जब जरूरत पड़ सकती है तो टैक्स सेविंग फंड में लगाया हुआ पैसा 3 साल तक उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है. तो इस वजह से किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाइए, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा. और सारे नए निवेशक को मेरी सलाह यही होती है कि अगर आपको कई सालों के लिए भी अगर इक्विटी में पैसा लगाना हो तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि बाजार अचानक गिरता है, और जब गिरावट का दौर आता है बहुत बाजार रफ्तार से चढ़ने के बाद, तो वो बहुत ही निराशाजनक होता है किसी नए निवेशक के लिए. फ्लेक्सी कैप में लगाया गया फंड ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा दे. जी हाँ, वो रफ्तार से गिरेगा, क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 1/4 पैसा आपका डेट में लगा होता है जो नहीं गिरता है. Right. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio, and as you know, this is an interactive program where we have our mutual fund expert Dhirendra Kumar answering all your queries, questions, and doubts related to mutual funds.
Let's move on and take our next caller. We have Jagmal calling us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम। जी जगमाल जी, सवाल पूछ लें। हाँ सर, ये है विनीत जी से, जो AIS इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जी को पिछले फाइनेंशियल ईयर का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ देने के बजाय इन्होंने क्या किया, ग्रोस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन, जो 2010 या 12 से जब से मैं जितना इन्वेस्ट किया है पूरा अमाउंट दे दिया उसमें, और आज तक मैंने कोई रिडेम्पशन नहीं किया है। वो ग्रोस अमाउंट पेड टू द पर्सन, उसमें भी कुछ अमाउंट दे रखा है 87,000 समथिंग जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर, इन्वेस्ट को म्यूचुअल फंड का? अब वो ये जो ग्रोस अमाउंट तो इनके हिसाब से 16,73,000 हो रहा है, तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर का वो तो 3-4 लाख ही है। हाँ राइट, यस करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक आपसे पूछा जाएगा कि इतना पैसा आया कहाँ से या इतना पैसा आपने लगाया कहाँ से, और जबकि ये सच नहीं है। और चूंकि आपके पास इन सब चीजों का आधार होगा, आपके अकाउंट स्टेटमेंट में ये सब चीज दिख रहा होगा, तो आप ये करेक्शन फाइल कीजिए AIS में। और ये मेरे ख्याल में अंडरलाइन फंड कंपनी की भी जो जानकारी है, क्योंकि ये बैलेंसेस को ये अगर ये इस साल का इनफ्लो मान रहे हैं तो ये गलत है, और इसको करेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका होगा आपके ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद। कृष्णा मुंबई से हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जी कृष्णा जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक कंपनी में आज 2013 में लगभग 1 लाख रुपया 2 टर्म में फिक्स किया था सर। तो अभी वो मैच्योर हुआ, 11 तारीख को मैच्योर होगा इसी साल में, जुलाई महीने में। तो सर मेरा उसमें क्या है कि मेरा बेनिफिट 1,70,000 हुआ है टोटल। तो सर मेरा इसमें इन लोगों ने मेरा 1,56,000 का चेक बनाया है, और बता रहे हैं कि 14,000 रुपया मेरा TDS कटा है। तो सर TDS के बारे में थोड़ा बता के, 14,000 ग्रोथ के ऊपर TDS कटता है सर, लेकिन मेरा चूंकि ऑलरेडी मेरा पैन कार्ड वगैरह सब अपडेट है, फिर भी मेरा 14,000 रुपया TDS कटा है। तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन कीजिए सर। जी हाँ, अगर आपकी आमदनी इंटरेस्ट की आमदनी होती है तो उस टैक्स काट के जमा करना उस कंपनी की या बैंक की जिम्मेवारी है। अगर आपका बैंक में भी डिपॉजिट हो तो आपके डिपॉजिट पे मिलने वाले ब्याज पे TDS काटा जाता है। लेकिन TDS केवल एक तरह से डिडक्शन है, और अगर आपकी टैक्स की देनदारी नहीं है, अगर आप, क्योंकि टैक्स की देनदारी ऐसे कैलकुलेट किया जाती है कि आपका सालाना आमदनी और ब्याज की जो आमदनी जो कि इस डिपॉजिट पे आपको पे मिला है, उस पूरे आमदनी को जोड़ करके और जो आपका TDS जमा हो चुका है वो मान लिया जाता है कि आप टैक्स जमा कर चुके हैं। और इसको जोड़ने के बाद अगर लगता है कि आपका टैक्स नहीं बनता है, आपकी पूरी आमदनी 6-7 लाख रुपए है और उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए का अगर ATC का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई और एग्जम्पशन मिला है जिसके वजह से आपको टैक्स नहीं देना है, और ये 10,000 रुपया कट चुका है, तो इसका रिफंड फाइल करने पे आप आज के दिन जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके खाते में आ जाता है बिना किसी खास परेशानी के। समय लगता है, लेकिन 2 महीने के अंदर ये पैसा आपके पास रिफंड आ जाता है। और तो अगर आपकी आमदनी ओवरऑल टैक्स लिमिट से स्लैब नीचे है या नहीं लगेगी सारे डिक्लेरेशन करने के बाद, आपका PF का जो पैसा कटता है और बाकी सब एग्जेम्पशन के तहत, तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कीजिए और ये जो TDS का पैसा कटा है ये वापस आ जाएगा। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रदीप, आपका स्वागत, सवाल पूछ लें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो प्रदीप बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। सर ये PGIM का फ्लेक्सी फंड कैसा फंड है, एक बार बताओगे मुझे? और मुझे एक अच्छा मिड कैप और स्मॉल कैप भी बता दीजिए प्लीज। अगर आपकी आमदनी ओवरऑल PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा है, अच्छा फंड है। और तो इस तरह के ढेर सारे फंड हैं। एक आध गिनाना थोड़ा लगता है कि DSP का मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, कोटक का स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, या मेरी एसेट का मिड कैप,
ये कुछ अच्छे विकल्प है और इनमें से एक दो में, और लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि अभी जो स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका जो दौर चल रहा है, यहाँ पे जो मैं पहले किसी प्रश्न के संदर्भ में बता रहा था कि बहुत दिनों तक रिटर्न नहीं मिलता और अचानक आपको मिलता है, या अचानक बहुत सारा रिटर्न मिलने वाला जो दौर है वो अभी स्मॉल कैप का चल रहा है। और इसमें इसका फायदा तभी मिल पाता है जब कुछ नहीं रिटर्न मिलने वाला दौर चल रहा हो, उसमें भी आप इन्वेस्टेड रहिए या उस समय अपना निवेश करिए। और आज जैसे आप पैसा लगाएंगे और अचानक हो सकता है कि कुछ सप्ताह कुछ महीने तक ये रफ्तार से बढ़े भी, लेकिन उसके बाद अचानक भारी गिरावट आएगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये सवाल जरूर अपने आप से पूछिएगा। उसके बाद ही इन फंड में पैसा लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल जिस तरह का रिटर्न मिला है तो उस तरह की गिरावट की संभावना ज्यादा बन जाती है इस तरह के फंड में। और विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में लगातार 5वें महीने अपनी दिलचस्पी बनाए रखी है। जुलाई के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने 22,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक कुल निवेश 21,944 करोड़ रुपए का रहा। इस दौरान डेट बाजार में 1,557 करोड़ रुपए निवेश किए गए। इस तरह विदेशी निवेशकों का कुल निवेश जुलाई के 5 सत्रों में 23,500 करोड़ रुपए से अधिक कर रहा है। और जून महीने में कुल विदेशी निवेश 47,148 करोड़ रुपए का था, जबकि मई में ये आंकड़ा 43,838 करोड़ रुपए का था। के मदन है हमारे साथ दिल्ली से। मदन जी, अब समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछ लें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है वीरेंद्र जी से। मैंने आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में कुछ 2015 शिफ्ट किया हुआ था जी, और मैंने अभी उसका रिडम्पशन लिया है, तो 8 साल में जो रिडम्पशन है मेरी, उसकी 1 लाख की रिडम्पशन लिया, उन्होंने उसका क्या कहते हैं वो वैल्यू निकाली 74,000। जो डिफरेंस है वो मेरे टैक्सेबल दिखा रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? जो डिफरेंस है 1 लाख और 74,000 का। नहीं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल के इक्विटी और डेट फंड में आपका पैसा लगा हुआ था, तो इसमें कोई पैसा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी तरह का इस तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले 8 साल में आपने पैसा लगाया था, इसमें तो आपका पैसा काफी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड साबित हुआ है। यहाँ पे पिछले 10 साल में करीब 17.5% का सालाना रिटर्न मिला है, और पिछले 5 साल में भी यहाँ पे 17% का सालाना रिटर्न, ये अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में माना जाएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का जो भी वैल्यू है, आपके पास जितने भी यूनिट्स थे उसको उस दिन के एनएवी से गुना करके जो वैल्यू बनता है, उतना पूरा पैसा आपके बैंक खाते में आना चाहिए था। और ये आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो। और जब आप आपने जो भी रिडीम किया होगा, उसके बाद आपके पास एक रिडेम्पशन का भी आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट आया होगा। बात करने के बजाय उस अकाउंट स्टेटमेंट को देखिए। Right, and let's take a look at some of the other news stories as well. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC's Secretary General Haytham Al-Ghais has said that the organization is actively considering expanding its membership by engaging in consultations with Azerbaijan, Malaysia, Brunei and Mexico. Al-Ghais highlighted the significance of consulting with external countries as a means to reinforce OPEC's unity. आज के लिए बस इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ जुड़े, श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. 4 IPOs to hit the markets this week. 6 companies to get listed in stock markets. And foreign investors pump in nearly 22,000 crore rupees into Indian equities market in the first week of July. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.